को सॉल्व करना है तो मेरे पास हथियार क्या है। जैसे हमने उत्पाद विधि के अंदर समझा कि भाई उत्पाद विधि के अंदर अगर कैसे भी करके मेरे पास जीडीपी आ जाता है तो मेरे पास सब कुछ आ जाएगा, चाहे उसने कुछ भी बोला हो मैं कन्वर्जन करके निकाल लूँगा। तो अब अगर मैं आय विधि से क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो आय विधि के अंदर मेरे को क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आय विधि, चाहे वो आय विधि हो, चाहे वो व्यय विधि हो, चाहे वो कोई भी हो, मैंने आपको बोला था भाई सबसे पहले निकलता है डोमेस्टिक, उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाता है राष्ट्रीय के अंदर। तो अगर आप आय विधि से कुछ भी निकाल ले हो, सबसे पहले आपको भाई घरेलू आय निकालनी पड़ेगी। उसके बाद घरेलू आय के बाद उसने कुछ भी बोला हो, जो 7 वर्ड्स हमने पढ़े हैं, 8 होते हैं टोटल, तो घरेलू आय को क्या कहते हैं, घरेलू आय को कहते हैं एनडीपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी हम सबसे पहले निकालेंगे। और जो 7 वर्ड्स हमने पढ़े थे, अब यहाँ पे बेटा वैल्यू एडिशन नहीं आएगा, वैल्यू एडिशन केवल उत्पाद विधि के अंदर आएगा। अब जो 7 वर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एफसी, ठीक है, एनडीपी, एनडीपी एट एफसी, ये तो घरेलू होती ही है, घरेलू आय, ठीक है, एनडीपी, एनडीपी एट एमपी, ये वाले वर्ड देखने के लिए मिलेंगे। और इसके साथ साथ एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एफसी, ये वाले देखने के लिए मिलेंगे, जीएनपी एट एमपी एंड जीएनपी एट एफसी। अब आपको ये इस 8 में से कुछ ना कुछ निकालना होगा, ठीक है जी। तो ठीक है विपिन, तो सबसे पहले तो भाई अगर आय विधि का क्वेश्चन है तो भाई हमें सबसे पहले घरेलू आय निकालनी पड़ेगी। इट मीन्स आपको निकालना पड़ेगा एनडीपी एट एफसी। आपके पास आय विधि के अंदर जो हथियार है वो है एनडीपी एट एफसी। एक बारी, सिर्फ एक बारी एनडीपी एट एफसी निकल गया, उसने कुछ भी चीज़ बोली हो दुनिया की सब निकल जाएगा। और बहुत ही आसान है एनडीपी एट एफसी को निकालना। आपको बस क्या करना है, आपको बस इसके लिए 3 चीज़ों को जो है आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है इसके अंदर ये होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक ये इसको कहते हैं, ठीक है। कई कई बुकों में इसको कर्मचारियों के पारिश्रमिक को कर्मचारियों का मुआवजा भी लिखा हुआ होता है, तो ये एक ही चीज़ होती है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक या कर्मचारियों का मुआवजा एक ही चीज़ है, ठीक है। दूसरा जो कंपोनेंट होता है इसको हम कहते हैं प्रचालन अधिशेष, ठीक है, प्रचालन अधिशेष। या आपको बेटा ये ध्यान रखना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बेटा, ये जो आय विधि है ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इम्पॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस पे 3-3 नंबर के क्वेश्चन थ्योरेटिकल में किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रचालन अधिशेष को, इसका जो दूसरा नाम है इसको कहते हैं संपत्ति तथा उद्यमशीलता, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय। ये आपको ध्यान रखना है बेटा, इसका खास कर इसका ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं स्वनियोजितों की मिश्रित आय, ये इसको कहते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो है ना, अगर एनडीपी एट एफसी निकालना है तो आपको इन तीनों कंपोनेंट को जोड़ देना है, आपका एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। 1 बाय 1 समझेंगे कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और स्वनियोजितों की मिश्रित आय क्या होती है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्वनियोजितों की मिश्रित आय की। आप इसको केवल स्वनियोजितों की मिश्रित आय या आप इसको केवल मिश्रित आय भी कह सकते हो, ये बहुत ही शरीफ है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो 0 पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये भाई गिवन होगा, आपको क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो 0 पुट कर देंगे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे स्वनियोजितों की मिश्रित आय का कोई भी चक्कर नहीं है। यहाँ पे जो सारा का सारा चक्कर है वो है कर्मचारियों का पारिश्रमिक और प्रचालन अधिशेष का। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या होता है।
कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ये मतलब होता है कि जब कोई बंदा किसी कंपनी के अंदर काम करता है तो दो बंदे होते हैं। कर्मचारियों का पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है? एक तो होता है एम्प्लॉयर, एक तो होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक, ठीक है, या इसको आप जो है नियोजक भी कह सकते हो, मालिक या नियोजक। और एम्प्लॉय जो होता है वो होता है उसका कर्मचारी जो काम कर रहा होता है। एम्प्लॉयर का होता है मालिक और इसका मतलब जो है ये होता है कर्मचारी। तो कर्मचारियों के पारिश्रमिक का क्या मतलब होता है? कर्मचारियों के पारिश्रमिक का ये मतलब होता है कि एक मालिक ने अपने कर्मचारी को क्या क्या दिया। क्या बोला मैंने? एक मालिक ने अपने कर्मचारी को क्या क्या दिया, उसको कहते हैं कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अच्छा जी, ठीक है। तो क्या क्या देता है एक एम्प्लॉयर कर्मचारी का पारिश्रमिक? क्या क्या देता है एक मालिक अपने कर्मचारी को? तो उसकी ज़रा बात करते हैं कि अगर मेरे को कर्मचारियों का पारिश्रमिक अगर नहीं गिवन है तो मुझे इसके कंपोनेंट को ध्यान में रखना है। इनके कंपोनेंट को जोड़ दूंगा तो कर्मचारियों का पारिश्रमिक आ जाएगा। सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट होता है इसको कहते हैं नगद मजदूरी व वेतन। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है वेजेस एंड सैलरी, जो सबसे पहले हर मालिक अपने कर्मचारी को देता ही देता है, उसकी सर्विस लेता है। तो भैया वेजेस एंड सैलरी सबसे पहले जो है वो देता है, तो इसको कहते हैं नगद मजदूरी व वेतन। दूसरा जो कंपोनेंट होता है इसके अंदर, पहला तो हो गया नगद मजदूरी व वेतन, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर कंपोनेंट होता है इसको हम कहते हैं सेवानिवृत्त पेंशन। सेवानिवृत्त पेंशन का मतलब होता है रिटायरमेंट पेंशन। रिटायरमेंट पेंशन, जब एक बंदा रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद जो उसको पेंशन मिलती है उसको रिटायरमेंट पेंशन कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो रिटायरमेंट पेंशन होती है वो तो राष्ट्रीय आय में ऐड होती है, लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन होती है जो सीनियर सिटीज़न को मिलती है 60+ वाले बुड्ढों को, वो ऐड नहीं होती। वृद्धावस्था पेंशन उसको कहते हैं। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है? जो 60+ वालों को मिलती है उसको कहते हैं वृद्धावस्था पेंशन। तो ये तो राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ती लेकिन ये जुड़ रही है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आपको वहाँ पे लिखना है कि भाई जो वृद्धावस्था पेंशन होती है ना, ये एक तरीके का हस्तांतरण आय है या हस्तांतरण भुगतान है, क्योंकि बुड्ढों को बेमतलब के लिए मिल रही है, कोई उन्होंने काम नहीं करा, फ्री की सैलरी है, ये उनके लिए फ्री का पैसा है। लेकिन ये भाई फ्री में नहीं मिल रही है, ये बंदे को क्यों मिल रही है? क्योंकि भाई उस बंदे ने इतने सालों तक उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है। ये जो पेंशन है ना, आपको लिखना है कि ये उसकी सेवाओं का पुरस्कार है। क्या है? पुरस्कार। ये उसकी सेवाओं का पुरस्कार है। सेवाओं की पुरस्कार का मतलब इतने सालों जो उसने वहाँ पे मेहनत करी है तब जाके उसको वो पेंशन मिल रही है। फ्री की पेंशन नहीं है, ये काम करा उसने इतने सालों, इस वजह से इस वाली पेंशन को जोड़ा जाता है और इस वाली पेंशन को नहीं जोड़ा जाता। तो दूसरा इसका कंपोनेंट होता है सेवानिवृत्त पेंशन। तीसरा जो इसका कंपोनेंट होता है इसको कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इस कंपोनेंट को कहते हैं सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान। मालिक का या मालिक को नियोजक भी कहते हैं। सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान या अंशदान एक ही चीज़ होती है, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है, तो एक ही चीज़ है। अब ये क्या दिक्कत परेशानी है, इसको ज़रा समझेंगे। जब भी हम किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं तो मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, ठीक है। मेरी सैलरी कितनी है? मेरी सैलरी 10,000 रुपये है। तो मेरी सैलरी में से हर महीने कुछ ना कुछ अमाउंट कट के मिलता है। मान लीजिए 1,000 रुपये मेरी सैलरी से कटते हैं। वो पैसे कट के कहाँ जाते हैं? वो पैसे कट के जाते हैं पीएफ अकाउंट में। पीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोविडेंट फंड। ये पैसा क्यों कट रहा है ये आपको ज़रा समझना है। सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे जो है भाई सेवानिवृत्त पेंशन जो है
रिटायरमेंट बंदा तभी होता है, रिटायर बंदा तभी होता है जब वो 55 60 का हो जाता है, तभी रिटायर होता है। तो और वृद्धावस्था पेंशन भी तभी मिलती है 60+ वालों को। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, दोनों में क्राइटेरिया तो 60 का ही है, लेकिन ये वाली जुड़ रही है और ये वाली नहीं जुड़ रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो इनको मिल रही है ये तो बेमतलब की मिल रही है, और ये जो मिल रही है ये उन्होंने मेहनत करी है, काम करा है वहाँ पे, इस वजह से मिल रही है। तो उन्होंने सेवा दी है अपनी इतने सालों तक उस ऑर्गेनाइजेशन को, इसके बदले में रिटर्न मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हम समझ रहे थे सामाजिक सुरक्षा में मालिक या नियोजन का अंशदान क्या होता है। मैंने बोला मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, तो मेरी सैलरी में से हर महीने 1,000 रुपये कट रहे हैं, ठीक है। और ये 1,000 रुपये क्यों कट रहे हैं? ये 1,000 रुपये कट के एक अकाउंट में जा रहे हैं जिसको पीएफ कहते हैं। पीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोविडेंट फंड। ये पैसा इसलिए कट रहा है, हर महीने कटेगा मेरी सैलरी से, और कट के एक अकाउंट में जमा हो रहा है, एक अकाउंट खुल जाएगा। और जब भी मैं जॉब छोड़ूंगा तो इस अकाउंट के अंदर मेरा जितना भी पैसा जमा होगा मेरे को मिल जाएगा। जैसे कि एक साल में बेटा कितना पैसा जमा हो जाएगा इसमें? 12,000 रुपये, क्योंकि मैं 1,000 रुपये कट रहे हैं ना, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल में 12,000 रुपये हो जाएगा जमा। 5 साल में कितना हो जाएगा बेटा? 5 साल में हो जाएगा 12,000 इंटू में 5 इज इक्वल टू 60,000 रुपये, है ना जी। 60,000 हो जाएगा 5 साल में, अगर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 साल काम करता हूँ। तो ये मेरी सैलरी थी। ये कौन था बेटा? ये था आपका एम्प्लॉय की सैलरी से कट रहा है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पीएफ का जो अकाउंट होता है ना, पीएफ का, इसमें बेटा दोनों ही बंदे कंट्रीब्यूशन करते हैं। एम्प्लॉय भी करता है और एम्प्लॉयर भी करता है। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी, उसकी सैलरी से कट जाता है कर्मचारी की, और जो एम्प्लॉयर होता है मालिक, उसको देना पड़ता है, कंट्रीब्यूट खुद करना पड़ता है। इसको नियोजक भी कह सकते हो। तो जैसे इसकी सैलरी से टोटल तो 60,000, ऐसे उसका भी कंट्रीब्यूशन 60,000 हो जाएगा 5 सालों के अंदर, ठीक है। तो दो टोटल मिलाएंगे तो 5 साल के अंदर कितना पैसा जमा हो गया इस अकाउंट में? 1,20,000 रुपये। और जब मैं जॉब छोड़ूंगा 5 साल बाद, तो ये 1,20,000 रुपये, हाँ जी शिवम, तो ये 1,20,000 रुपये मेरे को मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीके की सेविंग है फ्यूचर में, बढ़िया चीज़ है। 1,000 रुपये कट के आपको हमारे को तो हाथ में जितने भी मिले सब खर्च हो जाएंगे, हम कभी नहीं जोड़ पाएंगे, ये तो इस बात की तो श्योरिटी है। तो एक तरीके से एक सेविंग है, फ्यूचर के लिए आपको सेफ्टी मिलती है, तो बढ़िया चीज़ है ये। तो इसको कहते हैं पीएफ। तो मैंने बोला भाई कर्मचारी के पारिश्रमिक का क्या मतलब होता है? मैंने बोला कर्मचारी के पारिश्रमिक का मतलब होता है मालिक कर्मचारी को क्या क्या दे रहा है, मालिक कर्मचारी को क्या क्या दे रहा है। तो मैंने कहा ये जो पीएफ होता है ना, इसमें दोनों बंदे कंट्रीब्यूट करते हैं, कर्मचारी भी और मालिक भी। तो आपको बेटा ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान। आपको मालिक का चाहिए, एम्प्लॉय का नहीं। वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लिखेगा, क्वेश्चन में देगा सामाजिक सुरक्षा में कर्मचारी का योगदान, जानबूझ के, ताकि आप उसको जोड़ दो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कर्मचारी का नहीं लेना, आपको मालिक का लेना है। अगर दे रखा है क्वेश्चन में तो ठीक है, और अगर नहीं दे रखा, कर्मचारी का दे रखा है, तो कर्मचारी को इग्नोर करेंगे। कर्मचारी का नहीं लेते, मालिक का लेते हैं। मालिक कर्मचारी को क्या दे रहा है, ये दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो इग्नोर कर देंगे। कर्मचारी का दे रखा है उसको नहीं लेंगे, नहीं लेंगे और नहीं लेंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए। वो आपको जानबूझ के दोनों देगा या केवल कर्मचारी वाला देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है नहीं लेंगे। और लास्ट जो इसका कंपोनेंट होता है कर्मचारियों के पारिश्रमिक का, तो इसको कहते हैं पेमेंट इन काइंड, ठीक है। पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड का मतलब होता है नगद के अतिरिक्त, ठीक है, नगद के अतिरिक्त भुगतान, या आपकी बुक में कुछ और भी लिखा हुआ हो सकता है इस पॉइंट को, अन्य भी लिख सकते हो, हाँ अन्य भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है जब हम किसी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं ना, तो जब हम किसी अच्छी कंपनियों में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें, जैसे ये पीएफ की मैंने एक फैसिलिटी बताई, ये तो मिलता ही मिलता है। इसी तरीके से बेटा
हमको जो है एक वर्ड होता है, जैसे इसको कहते हैं HRA। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, ठीक है। इसी तरीके से एक होता है RFA। RFA का मतलब होता है रेंट फ्री अलाउंस। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं? इन दोनों चीज़ों का मतलब होता है, वैसे तो ये दोनों कंपोनेंट आपको नहीं दे रखे होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अगर किस्मत ख़राब हुई तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये घटक आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो HRA और RFA का मतलब क्या होता है? ठीक है संजू। तो हाउस रेंट अलाउंस और HRA का इनका मतलब क्या होता है? जो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देती हैं रहने के लिए। वो कंपनियों के ही होते हैं, क्वार्टर वगैरह, जैसे आपने सुना होगा, जैसे पुलिस वालों को मिलते हैं, कॉलोनी होती है पुलिस वालों की, तो वहाँ पे सब पुलिस वाले रह रहे होते हैं, क्वार्टर मिलते हैं रहने के लिए सरकार की तरफ से। तो भाई, और या तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो घर नहीं देती तो हर महीने का किराया दे देती हैं कि ले भाई किराया, जहाँ मन करे ज़िंदगी के मज़े ले ले, हर महीने देंगी, जहाँ मन करे वहाँ रह ले। तो ऐसी फैसिलिटी भी अच्छी अच्छी कंपनियां देती हैं, तो इसको कहते हैं पेमेंट इन काइंड। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अब ज़रा ध्यान से समझिए। कर्मचारियों का पारिश्रमिक मेरे को सबसे पहला घटक चाहिए NDP या टैप्सी निकालने के लिए। अगर मुझे सीधा दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कुछ करना ही नहीं, पुट कर देंगे, फिर तो हलवा बना हुआ ही है। लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, ये सीधा मिलेगा। तो अगर नहीं दिया हुआ तो आपको 4 घटक ध्यान रखने हैं, बेसिकली 4 नहीं तो 3 ध्यान रखने हैं। नगद मजदूरी और वेतन, सेवानिवृत्त पेंशन और सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान। ये 3 घटक जो हैं ये तो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ये चौथा घटक आपको देखने के लिए न्यूमेरिकल में आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट मैं ये नहीं कह रहा मिलेगा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या होता है। न्यूमेरिकल में तो कुछ भी घटक डाल देगा वो, फिर आपको कैसे पता चलेगा इसको लेंगे या नहीं लेंगे। तो आपको जब इसका मतलब पता होगा पेमेंट इन काइंड का कि क्या मतलब होता है, तो आपको पता है कि भाई ये कर्मचारियों के पारिश्रमिक का घटक होता है, इसको हम जोड़ेंगे। तो बेटा ये थ्योरेटिकल में क्वेश्चन आता है 3 नंबर का कि भाई कर्मचारियों के पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है, इसके घटक बता। थ्योरेटिकल में 3 नंबर का, तो आप बोलेंगे कर्मचारियों के पारिश्रमिक का मतलब है एक मालिक ने अपने कर्मचारियों को क्या क्या दिया, इसको कर्मचारियों का पारिश्रमिक कहते हैं। और इसके घटकों की अगर बात करें तो इन घटकों को चारों को आपको एक्सप्लेन करना है, जो मैंने आपको बताया है। नगद मजदूरी और वेतन क्या होती है, सेवानिवृत्त पेंशन क्या होती है, सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान क्या होता है, और पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या होता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन थ्योरेटिकल के अंदर और न्यूमेरिकल दोनों ही जगह आपका काम बना के जाता है। तो अगर न्यूमेरिकल में तो यूज़ होना ही होना है, थ्योरेटिकल में भी 3 नंबर का ये बहुत बारी पूछा जाता है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से घोल कर पी के जाएंगे। अब आती है बात पहला, अच्छा अब ज़रा ध्यान से समझिए। अब वो चलेगा आपके साथ चालबाजी। क्या मैंने आपको बोला कि भाई कर्मचारी के पारिश्रमिक के घटक हैं 4, तो नहीं दे रखा तो जोड़ देंगे। अब वो आपके साथ क्या करेगा, अब वो आपके साथ चालबाजी चलेगा। वो आपको ये भी दे देगा कर्मचारी का पारिश्रमिक, और ये भी दे देगा नगद मजदूरी या वेतन, या ये भी दे देगा सामाजिक सुरक्षा में योगदान। मुद्दा भी दे दिया जो चाहिए, और मुद्दे के घटक भी दे रखे हैं। तो भाई जो कॉन्सेप्ट पीछे लगा है वही कॉन्सेप्ट आने वाले 2 मेथड में भी लगेगा कि अगर आपको जो मेन कंपोनेंट है, जो मेन कंपोनेंट आपको चाहिए क्या, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, अगर वो दे रखा है तो दुनिया जाए भाड़ में, मैं किसी चीज़ को नहीं लूँगा, इग्नोर करूँगा। चाहे वो नगद मजदूरी वेतन दे, चाहे वो रिटायरमेंट पेंशन दे, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान दे, कर्मचारी का दे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ दिख चुकी है, तो भाई ख़त्म, बात ख़त्म, दैट्स इट। चाहे वो कुछ भी दे, चाहे वो चारों घटक दे दे, मैं नहीं लूँगा। मेरे को जो चीज़ चाहिए मेरे को मिल गई, बस बात ख़त्म। घटकों को तब ऐड करते हैं, घटकों को तब ऐड करते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात, बाप है तो बेटे की इज्जत नहीं होगी, ठीक है। तो घटकों को तब ऐड करते हैं जब कर्मचारियों का पारिश्रमिक नहीं है, ठीक है। बेटों को तब पूछा जाता है जब बाप नहीं होता, ख़त्म बात, ठीक है जी। अच्छा अब आती है बात दूसरा और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। ये बेटा थ्योरेटिकल में भी और न्यूमेरिकल में भी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं
प्रचालन अधिशेष। बच्चों को सिर्फ यही याद रहता है कि भाई ये प्रचालन अधिशेष है, लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है, बार बार कह रहा हूँ, इसी घटक का नाम है संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय। संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कोई सा भी चेक कर लेना, 2019 का, 2020 का, कोई भी। संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय के घटक बताओ। और बच्चा कंफ्यूज, पढ़ा हुआ उसको, उसके मुंह पे रटा होता है किराया ब्याज लगान, लेकिन छोड़ के आ जाता है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि प्रचालन अधिशेष को ही संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय कहते हैं। मैं भी छोड़ के आ गया था, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा ही था, मुझे भी नहीं पता था कि प्रचालन अधिशेष को संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय कहते हैं। और जब मुझे पता चला तो फिर मेरे को हंसी आई अपने ऊपर कि यार ये मैं क्या करके आ गया। तो आपको बेटा ध्यान रखना है, ये भले ही प्रचालन अधिशेष भूल जाओ, दूसरा घटक का नाम संपत्ति तथा उद्यमशीलता ही याद रखो। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसके घटक बताइए। तो अगर आपको दूसरा कंपोनेंट चाहिए प्रचालन अधिशेष, अगर ये नहीं दे रखा तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको इसके लिए क्या क्या जोड़ देना है। सबसे पहला घटक है किराया, जिसको जो है लगान कहते हैं। किराया और लगान एक ही चीज़ होती है। दूसरा जो घटक होता है ब्याज, ब्याज को जोड़ देंगे। दूसरा जो घटक होता है वो होता है ब्याज। तीसरा जो घटक होता है वो होता है लाभ। और चौथा जो घटक होता है वो होता है रॉयल्टी। इन चारों घटकों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे देखो इसका नाम क्या है, संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय। एसिड से, और आपने अपनी इंडस्ट्री से जो भी आपने खोली है उससे कितनी अर्निंग करी है, वो सारी की सारी इनकम यहाँ पे आती है। किराया समझ में आ रहा है, भाई संपत्ति थी, एसिड था, प्रॉपर्टी थी, दे दी, बदले में किराया आ रहा है। ब्याज भी समझ में आ रहा है कि भाई किसी को पैसा वैसा दे दिया और आ रहा है उस पर इंटरेस्ट वगैरह। लाभ भी समझ में आ रहा है, कंपनी वगैरह चल रही है, प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो वो लाभ है। रॉयल्टी समझ में नहीं आती यार, ये रॉयल्टी क्या चीज़ होती है। ये तो मेन बेसिक से चीज़ें तो ठीक है, डेली लाइफ में चलते रहते हैं। रॉयल्टी का क्या मतलब होता है, रॉयल्टी का मतलब होता है, मान लीजिए जैसे आपने दो तीन चीज़ें सुनी होगी, एक होता है पेटेंट, एक होता है कॉपीराइट। ठीक है, पेटेंट और कॉपीराइट, ये 2 वर्ड आपने सुने होंगे। पेटेंट और कॉपीराइट का मतलब क्या होता है, पेटेंट और कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि भाई जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई बुक लिखी, हर बुक पे लिखा रहता है बेटा ये कि कॉपीराइट के अंदर जो है ये रजिस्टर है, कॉपीराइट एक्ट ये लगाना, और इसका टाइम पीरियड होता है। हर बुक पे लिखा रहेगा कॉपीराइट है, हर गाने पे भी लिखा रहता है कॉपीराइट है, हर चीज़ पे लिखा रहेगा। जो ह्यूमन के माइंड ने क्रिएट करी है और वो चाहता है कि मेरे अलावा कोई भी दूसरा बंदा बिना मेरी परमिशन के इसको यूज़ ना कर सके, तो वो कॉपीराइट या पेटेंट करा लेता है। बुक्स पे, म्यूज़िक पे, नॉवेल्स पे, पोएम पे, इन सब पे बेटा कॉपीराइट आता है। और जो बाकी चीज़ें होती हैं जैसे बिज़नेस का नाम, बिज़नेस का लोगो, बिज़नेस का चिन्ह, उन पे कॉपीराइट लगते हैं, ट्रेडमार्क्स लगते हैं। तो वो क्यों लगते हैं, वो चाहता है कि मेरे अलावा कोई दूसरा बंदा यूज़ ना कर सके बिना मेरी परमिशन के। तो मान लो मैंने बुक लिख दी, ठीक है, जैसे TR जैन वाले ने बुक लिख दी, तो उनने कॉपीराइट करा रखा है अपना कि भाई बिना मेरी परमिशन के कोई यूज़ नहीं कर सकता मेरी शब्दावली, पहले मेरी परमिशन लेगा, मेरा कंटेंट है ये, मेरे वर्ड्स हैं ये, बिना मेरी अगर मेरे इसको यूज़ करना है तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे पहले। वही पैसे जो दे रहा है, जो कमीशन पे की जा रही है उसका कंटेंट को यूज़ करने के लिए, वो रॉयल्टी कहलाएगी। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिस पे किसी बंदे का राइट है और आप उसको यूज़ करना चाहते हो तो बिना उसकी परमिशन के यूज़ नहीं कर सकते। आप करते हो तो इलीगल है, आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो उस बंदे की परमिशन लेने के लिए आप जो उसको अमाउंट पे कर रहे हो वो रॉयल्टी कहलाएगी। तो अगर आपको प्रचालन अधिशेष नहीं दे रखा तो बेटा इन सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर वो आपके साथ चलेगा चालबाजी, वो आपको प्रचालन अधिशेष भी दे देगा, वो आपको ये भी दे देगा, वो आपको ये भी दे देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नहीं लेंगे। जब मुद्दा दे रखा है घटकों को इग्नोर करेंगे। मुझे चाहिए प्रचालन अधिशेष, दे रखा है, बात खत्म, दैट्स इट। चाहे वो किराया दे, चाहे वो ब्याज दे, चाहे वो लाभ दे, चाहे वो रॉयल्टी दे, नहीं लूँगा या नहीं लूँगी। प्रचालन अधिशेष मिल गया, बात खत्म। अब यहाँ पे जो उससे भी टेढ़ी चीज़ है वो है थोड़ा लाभ। लाभ जो है थोड़ा टेढ़ा है। अगर लाभ नहीं दे रखा तो लाभ के अपने घटक होते हैं। कौन कौन से?
सबसे पहला जो होता है इसको कहते हैं निगम कर, दूसरा जो होता है इसको कहते हैं निगम बचत, और तीसरा जो होता है इसको कहते हैं लाभांश। इसके अपने नाम है बेटा। निगम बचत को एक और नाम है इसका अवितरित लाभ, ठीक है, हाँ, अवितरित लाभ। और निगम कर को जो है आप जो है प्रतिधारित लाभ भी कह सकते हो, या प्रतिधारित लाभ जो है एक मिनट बेटा, पहले मुझे इसके नाम लिखने दो, इनके नाम में बड़ी कन्फ्यूज़न है यार। पहला जो है ये है निगम कर, दूसरा जो है वो है आपका निगम बचत, और तीसरा जो है ये है लाभांश। अगर ये आपको नहीं दे रखा, बड़े ध्यान से समझेंगे, अगर आपको लाभ नहीं दे रखा, हाँ लिख रहा हूँ, अगर आपको लाभ नहीं दे रखा तो भाई आपको 3 घटक दे रखे होंगे। कौन कौन से? निगम कर, निगम बचत और लाभांश। इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा लाभ का। तब जोड़ना है जब ये ना दे रखा हो, लाभ ना मिल रहा हो, तब। अब वो आपके साथ चालबाजी चलेगा, वो आपको लाभ भी दे देगा, वो लाभांश भी दे देगा, ताकि आप उसको जोड़ दो, क्योंकि मैंने बोला ये तो घटक होता है इसका। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मुद्दा मिल गया, बात ख़त्म। मुद्दा मिलने के बाद इसके बच्चों को नहीं पूछेंगे, बात ख़त्म। लाभांश को लाभांशी कहते हैं, ठीक है, लाभांश को जो है लाभांशी कह सकते हो, या इसको आप जो है वितरित लाभ भी कह सकते हो, जो आपने अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। निगम बचत जो होती है इसको आप जो है क्या कहते हैं, इसके कई सारे नाम है बेटा निगम बचत के। इसको आप प्रतिधारित लाभ भी कह सकते हो, इसको आप जो है अवितरित लाभ भी कह सकते हो, जो आपने बांटा नहीं है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, ठीक है। निगम बचत कह सकते हो, प्रतिधारित लाभ कह सकते हो, और अवितरित लाभ कह सकते हो। और जो निगम कर या निगम लाभ कर एक ही चीज़ होती है। तो बेटा ध्यान से समझ लीजिए, इनके नाम बेटा ध्यान रखने हैं आपको, क्योंकि एग्ज़ाम में ना निगम बचत, प्रतिधारित, अवितरित यही लिख के आता है। तो इन सबके 2 नाम हैं, 2 तो हैं ही, ठीक है, निगम बचत के 3 हैं। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। इनको तब जोड़ना है जब लाभ ना दे रखा हो, ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात, यहाँ बड़ी तेज दिमाग चल रहा है, मम्मी है तो बेटी की इज्जत नहीं होगी, बिल्कुल सही है। तो बेटा ये है प्रचालन अधिशेष या संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय। ये क्या है? संपत्ति से और एंटरप्रेन्योरशिप से जितनी भी हमको इनकम हो रही है उसको यहाँ पे जोड़ेंगे। 4 घटक होते हैं, किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी। क्या होते हैं आपको पता है, चारों जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तब जोड़ेंगे जब प्रचालन अधिशेष ना मिले। अगर ये भी दे रखा है और इसके घटक दे रखे हैं, घटकों को नहीं लेंगे। लाभ भी दे रखा है और लाभ के घटक भी दे रखे हैं, घटकों को नहीं लेंगे, लाभ को उठाएंगे। लाभांश को वितरित भी कहते हैं, निगम बचत को ये भी कहते हैं, और निगम कर को निगम लाभ कर भी कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो भाई मेरा मुद्दा हो गया खत्म। आय विधि पूरी की पूरी बेटा इसी पे टिकी हुई है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक और प्रचालन अधिशेष। इनको दोनों को समझ लीजिए, इन दोनों के घटकों को समझ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और ये तो बहुत शरीफ है, मिश्रित आय है तो ठीक है, नहीं है तो 0 पुट कर देंगे। होती क्या है ये आपको इतना कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है नहीं, 1 नंबर का आता है, छोटी सी डेफिनेशन समझ लेना। क्योंकि जो आप सब कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं हो, क्योंकि अगर मैं इसको समझाऊंगा तो आप फिर इसको कंफ्यूज हो जाओगे, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है यहाँ। 1 नंबर का कभी कभार आता है तो इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिएगा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बस आप ये समझ लीजिए, जो भी एकल स्वामित्व वाले बिजनेस होते हैं ना, एकल स्वामित्व वाले जो बिजनेस होते हैं, एकल स्वामित्व का मतलब होता है जिसका केवल एक ओनर होता है। हमारे घर के नीचे जितनी भी दुकानें होती हैं परचून वगैरह की, उसका एक ही ओनर है बेटा। सारा का सारा प्रॉफिट और सारा का सारा जो लॉस है वो सब उसी का ही होता है। रोज़ आता है वही दुकान खोलता है, रोज़ बंद करता है, सारा पैसा उसी का है, सारा लॉस उसका है, सारा प्रॉफिट उसका है, सारा जोखिम उसका है, सब कुछ उसका है। मर गया तो दुकान बंद हो जाएगी, बात ख़त्म। तो वो बंदे की जो इनकम है ना, उस बंदे की जो इनकम है वो मिश्रित आय कहलाती है, इतना समझ लीजिए। तो
मेरे को एनडीपी एट एफसी निकालने के लिए आय विधि के अंदर 3 मुद्दे चाहिए। कर्मचारियों का पारिश्रमिक दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो 4 को जोड़ देंगे, रट लीजिए। नगद मजदूरी और वेतन, सेवानिवृत्त पेंशन, सामाजिक सुरक्षा में मालिक का योगदान चाहिए भाई, मालिक का, कर्मचारी का नहीं। और पेमेंट इन काइंड। प्रचालन अधिशेष जिसे संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त आय भी कहते हैं, नहीं दे रखा तो किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी और लाभ के अपने 3 घटक होते हैं अगर नहीं दे रखा। बाकी मिश्रित आय, तीनों को जोड़ देंगे, एनडीपी एट एफसी आ जाएगा। उसके बाद दुनिया की कोई भी चीज़ बोली हो सब कुछ निकल जाएगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब हम इसका कर सकते हैं अगर इतनी बकवास आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी है तो मैं पहले आपको जो है ये पूरा मैंने आपको बता दिया है। मैं पहले आप सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि भाई आय विधि द्वारा क्या निकालना है आपको। अरे यार कौन रह गया। सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि आय विधि द्वारा क्या निकालो। आय विधि द्वारा बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करो, ये आपको निकालना है। और सबसे पहला कंपोनेंट आपको क्या दे रखा है। सबसे पहला कंपोनेंट आपको दे रखा है शुद्ध निर्यात, कितना दे रखा है 10। दूसरा जो कंपोनेंट दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है लगान, ये आपको जो दे रखा है 20। तीसरा जो कंपोनेंट दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है ब्याज आपको जो दे रखा है ये आपको कितना दे रखा है 30। अगला जो कंपोनेंट आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है लाभांश आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 45। अगला जो कंपोनेंट है ये आपको दे रखा है अवितरित लाभ जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 5। निगम कर जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 10। अगला जो कंपोनेंट है ये आपको दे रखा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ये आपको जो दे रखा है ये कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है 400। अगला जो कंपोनेंट है ये आपको दे रखा है मजदूरी तथा वेतन, ये जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 100। अगला जो कंपोनेंट है ये है आपका निवल अप्रत्यक्ष कर NIT आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 50। और लास्ट आपको दे रखा है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, विदेशों से प्राप्त NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय कितना दे रखा है, ये आपको दे रखा है -10। ये आपका क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं भाई उन्हें निकालने के लिए क्या बोला है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए उनने बोला भाई बाजार कीमत पर निकाल। बाजार को कहते हैं मार्केट और कीमत को कहते हैं प्राइस, तो मुझे MP पे निकालना है सबसे पहली बात। तो सकल को कहते हैं ग्रॉस और राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं नेशनल प्रोडक्ट। या तो राष्ट्रीय उत्पाद बोलेगा या घरेलू उत्पाद या देशी उत्पाद, एक ही चीज़ होती है, घरेलू या देशी एक ही चीज़ होती है। तो मुझे निकालना है GNP और किस पे निकालना है NP पे। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ GNP एट MP, ये मुझे फाइंड आउट करना है GNP एट MP। ठीक है, एक क्रॉस चेक अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ जी यही निकालना है ना, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP एट MP। हाँ जी ठीक है, यही निकालना है। तो मैंने बोला भाई उसने कुछ भी बोला हो निकालने के लिए मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगी NDP एट FC। तो मैं क्या सिखाया, 3 घटक। सबसे पहला घटक क्या है, सबसे पहला घटक जो है ये है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, दूसरा मैंने आपको बोला प्रचालन अधिशेष, और तीसरा मैंने बोला मिश्रित आय या स्वनियोजितों की मिश्रित आय। एक ही चीज़ होती है, कुछ भी लिख सकते हैं।
कहीं कहीं मिश्रित आय भी लिखा होता है, कहीं कहीं स्वनियोजितों की मिश्रित आय भी लिखा हो सकता है उसका शॉर्ट में। अब मैं देखता हूँ क्या मुझे कोई चीज़ सीधी दिख रही है। सबसे पहले मिश्रित आय देखता हूँ, तो भाई मेरे को तो 10 घटक में मिश्रित आय कहीं नहीं दिख रहा, तो ले 0 है तो ठीक, नहीं है तो 0। फिर मैं देखता यार कर्मचारी का पारिश्रमिक कहीं दिख रहा है क्या, तो मैंने क्वेश्चन में देखा यार ये तो सीधा ही दे रखा है, मजे आ गए 400। लेकिन मैंने यार नीचे देखा यार मजदूरी और वेतन भी दे रखा है। अभी मैंने समझाया कर्मचारी के पारिश्रमिक का घटक होता है, तो क्या मैं इसको जोड़ूं? नहीं, मुझे इसको नहीं जोड़ना, ये इसका घटक है। कर्मचारी के पारिश्रमिक का भी ऊपर समझाया मैंने आपको, मजदूरी और वेतन, सेवानिवृत्त पेंशन और मालिक का योगदान। तो क्या मैं इसको जोड़ूंगा? नहीं भाई, मेरे को मुद्दा दिख गया, बात खत्म, मैं इसको नहीं जोड़ूंगा। कितना? 400 लिखूंगा सिर्फ, यहाँ पे सिर्फ 400, घटकों को नहीं लेंगे। अब आती है बात प्रचालन अधिशेष। पहले मैं देखूंगा मुझे सीधा दिख रहा है प्रचालन अधिशेष, नहीं दिख रहा। संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त है, कहीं नाम बदल के लिख दिया हो, वो भी नहीं दिख रहा। संपत्ति तथा उद्यमशीलता से प्राप्त है। तो भाई अब घटक की बात आ गई। सबसे पहला लगान, जिसको किराया कहते हैं, 20 किराया, ये आ गया। ब्याज, ये भी लिख देता हूँ। लाभ, लाभ कहीं दिख रहा है क्या? लाभ तो मेरे को पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने ध्यान से देखा तो मुझे लाभ के घटक दिख रहे हैं। ये तीनों लाभ के घटक हैं, अभी पढ़ाए हैं मैंने आपको, निगम कर, अवितरित लाभ और लाभांश। तो लाभ नहीं है तो मैं इन घटकों को ले रहा हूँ। अगर होता लाभ और घटक भी होते तो नहीं लेता, अभी लूंगा क्योंकि मुझे लाभ नहीं दिख रहा। तो 45 और 5 बेटा 50, 50 और 10 60 होते हैं, लाभ भी आ गया। रॉयल्टी दिख रही है क्या? रॉयल्टी तो नहीं है भाई, 0। किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी हो गया सारा। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, अब मैं इसको जो है सॉल्व कर लेता हूँ। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा? 400 और प्लस 20 और 30 50, 50 और 60 कितने होते हैं? 50 और 60 होते हैं 110। 50 और 60 कितने होते हैं? 110। इसको बेटा दोनों जोड़ देंगे, 510 आ जाएगा आपका NDP at FC। लेकिन ये आपका आंसर नहीं आया। आपको NDP at FC थोड़ी ना निकालना है, आपको तो बेटा GNP at MP निकालना है। लेकिन मेरे पास हथियार आ गया, मेरे पास हथियार आ गया, अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। उसने बोला GNP at MP निकाल, तो जो मुझे निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे और जो मेरे पास है उसको इस तरफ रखते हैं। जो फाइंड आउट करना होता है, जो फाइंड करना होता है उसको लेफ्ट और जो है उसको राइट। तो मुझे ग्रॉस चाहिए और मेरे पास नेट है, तो भाई प्लस डेप्रिसिएशन होता है। मुझे NP चाहिए, मेरे पास DP है, तो प्लस NFIA होता है। मुझे MP चाहिए, मेरे पास FC है, तो प्लस NIT होता है। पूरी कन्वर्जन देख लीजिए बेटा ध्यान से। मुझे ग्रॉस चाहिए, मेरे पास नेट है, तो प्लस डेप्रिसिएशन। मुझे NP चाहिए, मेरे पास DP है, प्लस NFIA। मुझे MP चाहिए, मेरे पास FC है, प्लस NIT। 8 सूत्र आपको याद रखने हैं। अब डेटा को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा बेटा 510 प्लस डेप्रिसिएशन देख लेते हैं क्वेश्चन में कितना दे रखा है। मुझे बेटा डेप्रिसिएशन अभी मेरे को क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो अभी मेरे को क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन जो है नहीं दे रखा। पूरा चेक कर लेंगे, क्रॉस चेक अच्छे से, तो 0 पुट कर देंगे। अब आती है बेटा बात NFIA, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मुझे NFIA प्लस करना है, मैंने जो भी कन्वर्जन करी है उसके अकॉर्डिंगली प्लस आ रहा है, लेकिन बेटा मुझे यहाँ पे माइनस का दे रखा है। ये NFIA है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये NFIA है, ये माइनस का दे रखा है, लेकिन मुझे तो प्लस करना है, दे माइनस का रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा माइनस का 10 और प्लस NIT। अब NIT देख लेता हूँ, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। तो मैंने देखा ये तो सीधा ही दे रखा है, ये रहा NIT। निवल अप्रत्यक्ष कर, NIT को ही कहते हैं बेटा। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या निवल अप्रत्यक्ष कर एक ही चीज होती है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स सीधा दे रखा है। आर्थिक सहायता माइनस नहीं करनी बेटा, माइनस हुई भी है, NIT ही दे रखा है सीधा निकाल के। कहीं सोचो ये अप्रत्यक्ष, जैसे मैंने आपको इसकी चालबाजी बताई थी, अगर आपको निवल अप्रत्यक्ष कर भी दे दे और आर्थिक सहायता भी दे दे तो माइनस नहीं करेंगे। अबे भाई जो चाहिए वो दे तो रखा है, अप्रत्यक्ष कर थोड़ी है, निवल अप्रत्यक्ष कर है।
सब्सिडी माइनस हुई भी है इसमें से, तो सब्सिडी अगर दे रखी हो तो माइनस नहीं करेंगे, सीधा 50 लिख देंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से 10 गए बेटा, ये आ जाएगा 500 और 50 इसमें जोड़ देंगे, 50 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा बेटा आपका, आ जाएगा आपका 550, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से जो है हम, इस तरीके से जो है हम क्या कर सकते हैं, हम जो है बेटा इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, 550 आ जाएगा आपका, 550 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पे बेटा डेप्रीसिएशन मैंने नहीं लिया, डेप्रीसिएशन है ही नहीं तो लूँगा कहाँ से, ठीक है, मैंने नहीं लिया, वैसे क्वेश्चन में दे रखा था बट मैंने नहीं लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो रख देते हैं, नहीं है तो ठीक है। लेकिन अभी हम एक दूसरे टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे डेप्रीसिएशन के बेटा अलग फॉर्मूले होते हैं, वो कैसे होगा वो थोड़ा अलग चीज़ है, पहले हम जरा इसको समझ लें आज वाले कॉन्सेप्ट को। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है आय विधि, जैसा सेम सिनेरियो इस क्वेश्चन के अंदर चला है, जैसा सेम सिनेरियो इस क्वेश्चन के अंदर चला है, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है मुद्दा कि भाई ये थीम 1 है, ये थीम 2 है, ये थीम 3 है, NDP@FC निकाल, काम ख़त्म, बात ख़त्म, आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है बेटा, कह रहा है आपको निकालना है, आपको निकालना है कारक लागत पर, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात करो, ये आपको निकालना है क्वेश्चन के अंदर। और घटक जो आपको दे रखे हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे पहला दे रखा है आपको लाभ, लाभ आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 200। दूसरा जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है लाभांश, लाभांश आपको जो दे रखा है ये दे रखा है 50। तीसरा जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है रॉयल्टी, रॉयल्टी आपको जो दे रखी है ये आपको दे रखी है 10। अगला जो कंपोनेंट है ये है आपका मजदूरी तथा वेतन, ये जो आपको दे रखा है बेटा ये आपको दे रखा है 600। अगला जो घटक है ये आपको दे रखा है निगम बचत, ये जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 30। अगला जो घटक है ये आपको दे रखा है घिसावट, घिसावट जो आपको दे रखी है ये आपको दे रखी है 60। अगला जो आपको दे रखा है ये दे रखा है, ये आपको दे रखा है उत्पादन इकाइयों द्वारा, उत्पादन इकाइयों द्वारा ब्याज भुगतान, उत्पादन इकाइयों द्वारा ब्याज भुगतान, ये आपको दे रखा है 120। अगला जो है बेटा ये आपको दे रखा है मालिक का सामाजिक सुरक्षा में, सामाजिक सुरक्षा में योगदान, कितना दे रखा है, मालिक का योगदान दे रखा है 100। अगला दे रखा है कर्मचारी का सामाजिक सुरक्षा में योगदान, कितना दे रखा है 50। अगला जो घटक है ये आपको दे रखा है विदेशों को निवल कारक आय, ये आपको जो दे रखा है बेटा ये दे रखा है -20। 11वां जो घटक है ये आपको दे रखा है विदेशों से कारक आय, ये आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 30। अगला जो घटक है ये आपको दे रखा है किराया, किराया आपको जो दे रखा है ये दे रखा है 50। और लास्ट कंपोनेंट जो है ये आपको दे रखा है बेटा निवल अप्रत्यक्ष कर। बेटा बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ज़रा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। ये अगर आपको मुद्दा समझ में आ गया आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कुछ घटक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिए इसमें ख़राब करने के लिए क्वेश्चन को, ताकि आप
गुमरा जाओ, और बाकी तो क्वेश्चन के ले लिए। तो इसको समझ लीजिए क्या है। उनने बोला भाई क्या निकाल, कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो भाई कारक को कहते हैं फैक्टर, लागत को कहते हैं कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट निकालनी है भाई। निवल को कहते हैं नेट, राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं एनपी। तो मुझे निकालना है एनएनपी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एनएनपी एट एफसी। ये निकालना है मेरे को, एनएनपी एट एफसी। ठीक है भाई, एनएनपी एट एफसी निकालना है। पहले तो ओके कर लो भाई, एनएनपी एट एफसी निकालना है, एक बारी कंफर्म। हाँ जी ठीक है। तो भाई मुझे तो कुछ भी बोलो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपना जैसे सीखा है वही करूँगा। एनडीपी एट एफसी। आ जाते हैं मुद्दे पे। सबसे पहला चाहिए कर्मचारी का पारिश्रमिक, दूसरा चाहिए प्रचालन अधिशेष, तीसरा चाहिए मिश्रित आय। ये तीन दिख रहे हैं तो ठीक है, नहीं दिख रहे तो जीरो रख देता। अब देखते हैं मुद्दा। कर्मचारियों का पारिश्रमिक क्या सीधा दिख रहा है? यहाँ सीधा नहीं है बेटा, ठीक है, यहाँ पे सीधा नहीं दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को सीधा नहीं दे रखा, तो मैं क्या करूँगा, उसके घटक पे आ जाते हैं। सबसे पहला जो उसका घटक होता है वो होता है बेटा मजदूरी तथा वेतन। कितना दे रखा है? 600, तो यहाँ लिख दूंगा 600। दूसरा होता है सेवानिवृत्त पेंशन, वो तो नहीं दे रखी। तीसरा होता है मालिक का योगदान, तो ये दे रखा है बेटा। कर्मचारी का भी दे रखा है, कर्मचारी का योगदान, मालिक का योगदान, लेकिन मैं नहीं लूँगा, नौवा नहीं लेना, मालिक का लेना है। कितना लूँगा बेटा? 100, तो यहाँ पे लिख दूंगा 100। सेवानिवृत्त पेंशन है नहीं, और चौथा जो घटक होता है पेमेंट इन काइंड, वो होगा नहीं मोस्टली। कर्मचारी का पारिश्रमिक हो गया बेटा। अब आ जाते हैं दूसरे मुद्दे के रिगार्डिंग, प्रचालन अधिशेष। क्या सीधा दिख रहा है? नहीं भाई सीधा तो नहीं दिख रहा मेरे को, कहीं भी नहीं दे रखा प्रचालन अधिशेष। रवि तुम्हारा गलत है, सुधीर तुम्हारा सही है। अब आ जाती है बात प्रचालन अधिशेष की। प्रचालन अधिशेष के अंदर बेटा सबसे पहला क्या होता है? किराया। किराया कितना दे रखा है भाई? 50। दूसरा होता है बेटा ब्याज। ब्याज को जरा ध्यान से देखेंगे, सातवां कंपोनेंट, उत्पादन इकाइयों द्वारा ब्याज भुगतान। ये रहा, यहाँ पे ब्याज थोड़ा कंफ्यूज करके दे रखा है, 120। किराया, ब्याज, लाभ। लाभ मैंने देखा कितना दे रखा है बेटा? 200। लेकिन मैंने देखा यार लाभांश भी दे रखा है, मैंने देखा यार निगम बचत भी दे रखा है। अब क्या करूं? क्या जोड़ दूं इसको? नहीं, जोड़ना नहीं है, ये तो मैंने ऐसे ही जानबूझ के दे रखा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप इसमें जोड़ दो और आपका आंसर गलत हो जाए और नंबर मेरे पास आ जाए। आपको ध्यान रखना है, मुद्दा दिख गया, बच्चों को इग्नोर कर देंगे। 200 सीधा लेंगे, 200। रॉयल्टी दिख रही है क्या? रॉयल्टी भी है इस क्वेश्चन में, कितनी है? 10, तो रॉयल्टी लिख देंगे 10। तो किराया, ब्याज, लाभ, रॉयल्टी हो गया। अब आती है बात मिश्रित आय। मिश्रित आय दिख रही है क्या? मिश्रित आय इस क्वेश्चन में नहीं है, होगी बेटा वैसे, ये भी नहीं है तो जीरो पुट कर देंगे, मेरी कोई गलती नहीं है, नहीं है तो नहीं है, क्या करें। साक्षी आपका गलत है, रवि अभी भी गलत है, आसिफ अभी भी गलत है, सिर्फ शिवम और सुधीर का सही है और किसी का सही नहीं है। अब देखिए, अब जो है ये हो जाएगा बेटा 700 और प्लस ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 170 और ये हो जाएगा बेटा 170 और 180, 180, 380, 380 हो जाएगा ये, और प्लस 0 और प्लस 1080, ये हो जाएगा आपका NDP एट FC। ये आ गया बेटा आपका NDP एट FC। अब जो है बेटा NDP एट FC आ गया। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं दुनिया की कोई भी चीज़ निकाल सकता हूँ, मेरे पास हथियार आ गया मेरा। क्या निकालना है? मेरे को निकालना है NNP एट FC। ठीक है भाई, NNP एट FC निकाल लेते हैं। जो निकालना होता है उसको लेफ्ट साइड, जो होता है हमारे पास उसको राइट साइड। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। मुझे नेट चाहिए और मेरे पास नेट है, ओके है। मुझे NP चाहिए, मेरे पास DP है, तो प्लस NFIA। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे NFIA है, NFIA का बहुत ज़्यादा लफड़ा है यहाँ पे। मुझे FC चाहिए, मेरे पास FC है, ये ओके है। जो ओके होता है उसे कुछ नहीं छेड़ते बेटा। यहाँ पे आ गया 1080। अब बहुत ही ज़्यादा दिमाग की बत्ती जला लेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मुझे NFIA प्लस करना है,
मुझे NFIA प्लस करना है, मेरी कन्वर्जन के अकॉर्डिंगली प्लस बन रहा है, प्लस करना है। अब मैं देखता हूँ मुझे क्या दे रखा है। देखो बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये दोनों। आपको दे रखा है विदेशों को निवल कारक आय, कितना दे रखा है बेटा, -20, और उसके नीचे लिखा हुआ है विदेशों से कारक आय, कितना, 30। तो मैंने आपको ये सिखाया कि NFIA इज इक्वल टू से माइनस को, से माइनस को। तो आप में से मोस्टली बच्चे तो ये कर देंगे 30 + 20 इज इक्वल टू 50, और ले 50 नीचे पुट कर देंगे और आंसर लिख देंगे। आप में से 90% यही करेंगे कि भाई से दे रखा है 30, को भी दे रखा है -20, तो से माइनस को वाला माइनस दे रखा है, और माइनस माइनस प्लस, और 30 और 20 50। लेकिन आप भूल जाएंगे कि मैंने आपको चालबाजी नाम का एक टॉपिक पढ़ाया था, जहाँ पे मैंने आपको NFIA और NIT की चालबाजियाँ बताई थी कि किस सिनेरियो के अंदर क्या करते हैं। जब मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो मैंने देखा यार को वाले के साथ तो भाई निवल वर्ड लगा हुआ है, शुद्ध वर्ड लगा हुआ है को वाले के साथ, और से वाला भी दे रखा है। तो अगर आप अपनी दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको को वाले वर्ड के साथ, ये बेटा ये सिनेरियो हर जगह आएगा, को वाले वर्ड के साथ शुद्ध वर्ड दिख जाएगा आपको, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भाई ऐसे सिनेरियो में डिफरेंस को नहीं लेते, ऐसे सिनेरियो में डिफरेंस को नहीं निकालते, उसी को ही पुट करेंगे डायरेक्ट, जो जो जिसके साथ शुद्ध वर्ड होता है, डिफरेंस नहीं निकालूंगा मैं। तो कितना, किसको पुट करूंगा, इसको पुट करूंगा, इसको तो लूंगा ही नहीं। ये तो मैंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है ताकि आप इसको कर दो से में से को, ये मैंने जानबूझ के लिखा है ये तो। ठीक है जी, ठीक है, -20 को ले लूंगा। लेकिन मेरे भाई ये तो को वाला दे रखा है, ये तो को वाला है ना। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था भाई को वाला तो माइनस होता है और से वाला प्लस होता है ना। को वाला माइनस होता है और से वाला प्लस होता है। को वाला माइनस होता है और माइनस का ही दे रखा है, माइनस होता है और माइनस का ही दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस। तो उस प्लस को यहाँ पे पुट कर देना है। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1100। ये हो गया आंसर, सिर्फ 2 बच्चों का, ठीक है। अगर बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, अगर ये सिनेरियो हो जाता, मान लो ऐसा कुछ होता, मान लो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता मान लो NDP@FC माइनस NFIA, सेम यही क्वेश्चन होता लेकिन यहाँ माइनस करना होता मेरे को। मान लो यहाँ पे DP होता, ठीक है, और यहाँ NP होता, तो मुझे यहाँ माइनस करना होता अगर, और सेम यही क्वेश्चन होता, फिर देखियो क्या होता। मुझे मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली माइनस करना है, ठीक है, मुझे मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली माइनस करना है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन के अंदर को वाला दे रखा है और को वाला माइनस का दे रखा है। तो बेटा यहाँ पे देखो क्या होगा, मुझे मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली माइनस करना है, को वाला माइनस होता है और माइनस का ही दे रखा है। यहाँ 3 माइनस आएंगे बेटा, एक तो मेरा फॉर्मूले का माइनस, को वाला माइनस होता है और वो डिजिटी माइनस की दे रखी है, देन माइनस माइनस प्लस, प्लस का 20, देन माइनस प्लस माइनस का 20। तो फिर इस तरीके से चलता। ये सिनेरियो बेटा बहुत जगह आएगा, जब आपको DP निकालना होगा और NP दे रखा होगा, कन्वर्जन करेंगे, माइनस का ही आएगा और सेम यही थीम बन रही होगी, 3 माइनस आएंगे, 3। यहीं बच्चा फंस जाता है जो नॉन मैथ का होता है, यहीं गलती कर देता है वो। तो आपको बेटे चालबाजी ध्यान रखनी है बहुत ज़्यादा, से और को, से और को, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1100 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस आपने, आपकी सब बच्चों की गलती बेटा कहाँ पे होगी, यहीं पे गलती हुई है आप सबकी। NFIA की गलती हुई होगी, मुझे पक्का पता है, ठीक है, NFIA की गलती है आप सबकी, और तो यहाँ पे कोई गलती का कोई संभावना है ही नहीं मेरे ख्याल से, या जो थोड़ा और होगा वो NDP@FC भी गलती निकाल देगा। तो इस तरीके से बेटा आप कोई भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसके किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए तैयार हो, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, उसको आप जो है ट्राई कीजिएगा। बाकी कल हम जो है इसकी व्यय विधि को करेंगे कि कैसे व्यय विधि की फॉर्मेट होता है और किस तरीके से इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप आय विधि के क्वेश्चंस को जो है, आय विधि के क्वेश्चंस अपनी बुक के अंदर, जो भी आपके पास बुक हो उससे जो है इसके क्वेश्चनों को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और जो भी ना हो वो हमसे पूछ लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो भी आपको निकालना है, आपको निकालना है बेटा
बाजार कीमत पर, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये आपको ज्ञात करना है बेटा। और सबसे पहला जो कंपोनेंट दे रखा है ये आपको दे रखा है मजदूरी तथा वेतन। ध्यान से लिख लेंगे, कहीं बोलो मैंने तो गलती लिख दिया था यार, डिजिट गलत लिख दी थी मैंने तो। क्या निकालना है, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। और देख लीजिए मजदूरी तथा वेतन दे रखा है 1000, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा आपको दे रखा है, दूसरा आपको दे रखा है विदेशों को शुद्ध कारक आय, विदेशों को शुद्ध कारक आय कितना दे रखा है, -20। तीसरा आपको जो दे रखा है ये दे रखा है विदेशों से कारक आय कितना दे रखा है, ये दे रखा है बेटा 30। अगला जो दे रखा है ये आपको दे रखा है निवल अप्रत्यक्ष कर, ये जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 80। अगला जो दे रखा है ये आपको दे रखा है अनुदान, ये जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 30। अगला जो दे रखा है ये आपको दे रखा है आयकर, ये आपको जो दे रखा है ये दे रखा है 20। फिर आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है किराया 300 है ये 300। फिर आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है स्थिर पूंजी का उपभोग, स्थिर पूंजी का उपभोग, ये आपको जो दे रखा है ये दे रखा है 120। फिर आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है निगम कर, निगम कर जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 50। अगला जो है ये आपको दे रखा है लाभांश, लाभांश जो आपको दे रखा है, लाभांश जो आपको दे रखा है ये आपको दे रखा है 200। अगला जो है बेटा ये है आपका अवितरित लाभ, ये जो है ये है 60। अगला जो है ये है आपका वृद्धावस्था पेंशन, ये आपको दे रखी है 200। अगला जो है ये है आपका ब्याज, ये आपको जो दे रखा है ये आपको दे रखा है 400। ये क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये आपको जो है करना है। डिजिट देख लीजिए, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकालना है, मजदूरी तथा वेतन 1000 है, चेक कर लीजिएगा जिसको कोई समझ ना आ रहा हो। विदेशों को शुद्ध कारक आय -20 है। एक चीज़ रह गई बेटा, 1 मिनट रुको, एक चीज़ रह गई। यहाँ पे दे रखा है बेटा नियोजकों का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, नियोजक का सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, ये आपको दे रखा है 100, ठीक है। ये ठीक है, ये आपको दे रखा है 30। निवल अप्रत्यक्ष कर 80, अनुदान 30, आयकर ये, किराया 300, स्थिर पूंजी का उपभोग 120, निगम कर 50, लाभांश 200, 50 200, 60 200, 400 और ये आ गया 100, ठीक है। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, देखिए क्या निकालना है वो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका होमवर्क है, आराम से इसको कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी वाली बात नहीं है, ठीक है। मेरे को भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा कितना आंसर है, सही है या गलत है। बाकी कल हम जो है व्यय विधि के क्वेश्चंस को करेंगे, क्या होती है व्यय विधि, कैसे इसका फॉर्मेट होता है, क्या इसकी थीम होती है। और आप अपनी बुक के संदीप गर्ग है आपके पास, संदीप गर्ग के क्वेश्चंसों को ट्राई कीजिए। जिसके पास संदीप गर्ग है
संदीप गर्ग वाले, अगर किसी के पास बुक है संदीप गर्ग की तो वो मेरे पास फ़ोटो भेज दे, या मेरे को भेज दे, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, क्योंकि संदीप गर्ग की बच्चों के पास कम होती है, TR जैन की होती है। तो अगर किसी के पास है संदीप गर्ग की तो वो मेरे को इसके न्यूमेरिकल की फ़ोटो भेज दे, ठीक है। अंकुश तुमने निकाल तो दिया लेकिन गलत निकाला है भाई, आराम से कीजिए।